हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो ये क्लास आपकी जीएस जीके की भी चल रही है, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ये क्लास जो है आपकी 2025 अर्थात 2024 और 25 में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आगे आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, हर एक एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स की जो क्लास हम आज लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्लास जो है आपकी प्रतिदिन आपको मिलेगी, जिसमें कि 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो सटीक क्वेश्चन होंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले होंगे, वही ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास जो है आपकी, ये चैनल है हमारा स्टडी वेल 77। ये स्टडी वेल 77 जो हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ये पहुंचाएं जहां हमारे भाई बहन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक समसामयिक की जो घटना चक्र है ये हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हर दिन ये क्लास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन प्रतिदिन लेकर हम तैयार रहेंगे, तो ये हमारी क्लास देखने के लिए तैयार रहिए। ये आज जो क्लास हम लेकर आए हैं ये 1 और 2 जनवरी 2025 की है। 2025 का करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक। ये जो क्लास है आपकी, तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा सहायक होगी और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को देरी न करते हुए। यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है आपका, रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से शेंगेन जॉन के पूर्ण सदस्य कब बने। यहाँ पर देख रहे हैं शेंगेन जॉन के पूर्ण सदस्य पूरी तरह से यहाँ के सदस्य कब बने। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन से देश यहाँ पर शामिल है। एक तो आपका रोमानिया शामिल है और एक बुल्गारिया शामिल है। तो यहाँ की जो आधिकारिक रूप से जो सदस्य बने हैं, तो शेंगेन जॉन के जो सदस्य बने हैं, तो पूर्ण रूप से कब बने हैं, तो अभी हाल ही में, अभी 1 जनवरी 2025 को। सेज द करेक्ट ऑप्शन जो है आपका 1 जनवरी 2025 को बने हैं। यहाँ पर देखते हैं 1 जनवरी 2023 को बिल्कुल नहीं, 1 जनवरी 2024 को बिल्कुल भी नहीं, 1 जनवरी 2026 को अभी आया ही नहीं, तो ये भी नहीं, बल्कि 1 जनवरी 2025 को ही ये रोमानिया और बुल्गारिया के आधिकारिक रूप से यहाँ पर शेंगेन जॉन के पूर्ण सदस्य बने हैं। कब बने हैं, तो ये बने हैं 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को बने हैं। आइए चलते हैं, देख लेते हैं। सेज द करेक्ट ऑप्शन 1 जनवरी 2025 को रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2025 को शेंगेन जॉन के पूर्ण सदस्य बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला है प्रश्न 31 दिसंबर 2024, अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के जीएमसी बालयोगी एथलेटिक्स स्टेडियम में हुए फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी, यहाँ पर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं संतोष ट्रॉफी की, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एथलेटिक्स स्टेडियम, ये एथलेटिक्स स्टेडियम में यहाँ पर फाइनल जो केरल को हराकर 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में किसने जीती है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2024 को कि हैदराबाद में किसने जीती है। हैदराबाद और केरल के मध्य यहाँ पर खेल खेला गया, फुटबॉल खेला गया, जिसमें ट्रॉफी किसने जीती है। ए है आपका केरल, दूसरा है बी है आपका पंजाब और सी है आपका कर्नाटक
और डी है आपका पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि ए होगा, बी होगा या सी होगा, कर्नाटक होगा, केरल होगा, पंजाब होगा, कर्नाटक होगा या फिर पश्चिम बंगाल होगा। तो कौन सा होगा, जल्दी से आंसर दीजिए, इसमें कौन सा होगा। तो होगा आपका पश्चिम बंगाल, अर्थात डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल ने जीता है। तो यहाँ देख रहे हैं पश्चिम बंगाल ने जीता है। पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर 2024 को फाइनल में केरल को हरा कर, अर्थात केरल को 1-0 से हराकर प्रतिष्ठित ये ट्रॉफी है जो कि संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। किसने जीता है, केरल ने जीता है। ये पश्चिम बंगाल ने जीता है, जो कि पश्चिम बंगाल ने जीता है, जो कि हैदराबाद स्टेडियम में यहाँ पर खेल हुआ था और केरल को हराकर जीता है। किसने जीता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल ने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने साझा किया। यहाँ पर देख रहे हैं विश्व ब्लिज शतरंज, यहाँ पर विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने साझा किया है। तो किसने साझा किया है देख लेते हैं। मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमनियाची ने, या फिर मैग्नस कार्लसन और फाबियानो करुआना ने। ये बहुत ही अजीब नाम है क्योंकि विदेशियों के हैं। अगला देखते हैं, सी है यान नेपोमनियाची और डिंग लिरेन ये इन्होंने, या फिर मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मैग्नल नियार्सन है ये सभी में है, तो ये भी शामिल हैं और बाकी ये भी शामिल हैं, इसमें नहीं शामिल हैं। तो चलिए बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें बताइए कि किसने जो विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है। तो यहाँ पर आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमनियाची, इन्होंने ही ये खिताब विश्व ब्लिज शतरंज का खिताब जीता है। चलिए देख लेते हैं। ए है आपका मैग्नसन कार्लसन और यान नेपोमनियाची ने ही ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है IMD के अनुसार यहाँ पर 2024 भारत में कैसा वर्ष था। तो यहाँ पर देख रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार अनुमान लगाया है कि भारत का जो मौसम रहा है 2024 में वो कैसा रहा है, ये तुलना की जा रही है और बहुत पहले से तुलना की जा रही है कि ठंडा रहा, गर्म रहा, कैसा रहा। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत जो है, तो भारत में मौसम विभाग की जानकारी के आधार पर यहाँ पर 2024 भारत का मौसम कैसा रहा। तो यहाँ पर देखिए ए में लिखा है भारत में अब तक का सबसे शुष्क गर्म यानी शुष्क वर्ष रहा। अब तक का सबसे शुष्क वर्ष, शुष्क का मतलब होता है गर्म वर्ष रहा, या फिर 1901 के बाद से भारत में सबसे गर्म वर्ष रहा। अर्थात जब 1901 में हुआ था, जब मौसम विभागों ने जांचा परखा था, तब से लेकर अब ये है, या फिर 1901 के बाद से भारत में सबसे ठंडा वर्ष रहा या सबसे गर्म वर्ष रहा। अगला है डी, भारत में अब तक का सबसे अधिक वर्षा वाला वर्ष रहा। ये कौन सा, अधिक ठंड पड़ी है 2024 में, या अधिक गर्मी पड़ी है, या फिर अधिक वर्षा हुई है, क्या हुआ है। ये देखिए तुलना की जा रही है 1901 से तुलना की जा रही है वर्ष 1901 से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा आखिर इसका उत्तर सही होगा कि मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी हासिल की है कि भारत का जो 2024 का ये वर्ष रहा तो कैसा रहा, बहुत ज्यादा ठंड रहा, गर्म रहा, या बहुत ज्यादा
वर्षा वाला रहा, तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन है आपका। यहाँ पर 1901 के बाद से भारत में सबसे गर्म वाला वर्षा ये वर्ष रहा है, सबसे गर्म वर्ष रहा है 1901 से के बाद। ये 2024 बहुत ज्यादा गर्म वर्ष रहा, अर्थात बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है इस वर्ष 2024 में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देख रहे हैं आंसर, यहां पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्ष 1901 के बाद से भारत में सबसे गर्म वर्ष आईएमडी अर्थात भारत मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग ने बताया कि 2024 भारत में वर्ष 1901 के बाद से अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, या फिर गर्म वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा। अभी हाल ही में भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है। अभी देखिए हाल ही में भारत में एक कांच का पुल बनाया गया है। भारत में अभी हाल ही में एक कांच का पुल बनाया गया है जिसका उद्घाटन किया गया है। अब वो जो पुल है वो कहाँ पर बना हुआ है, ये ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है और किसको किसको जोड़ता है। ये एक प्रकार से पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो लोग इस कांच के पुल में घूमने जाएंगे। हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे, क्योंकि ये विदेश में नहीं बल्कि हमारे भारत में ही है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर देख रहे हैं ए आपका रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में ही पड़ता है रामेश्वरम। और बी है आपका कन्याकुमारी, ये भी आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। चेन्नई, ये भी आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। और महाबलीपुरम, ये भी आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। अर्थात कहा गया है ये सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये रामेश्वरम, कन्याकुमारी और चेन्नई, महाबलीपुरम, ये तमिलनाडु के हैं, अर्थात समुद्र के इलाकों के ही हैं। तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहाँ पर ये जो कांच का पुल है इसका निर्माण किया गया, हाल ही में अभी उद्घाटन किया गया है। एम के स्टालिन जो हैं इन्होंने क्या किया है, यहाँ का उद्घाटन किया है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कन्याकुमारी में जो कि तमिलनाडु का सबसे दक्षिण छोर पड़ता है ये कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में ही ये कांच का पुल बनाया गया है कन्याकुमारी में ही, जिसका एम के स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया है हाल ही में। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कन्याकुमारी में ही बेस द करेक्ट ऑप्शन है। कन्याकुमारी में भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना है। भारत का पहला जो कांच का पुल बना है वो समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा उद्घाटित किया गया है। अभी हमने बताया था आपको एम के स्टालिन, ये एम के स्टालिन कौन है, तो ये तमिलनाडु के कौन है, सीएम है। तमिलनाडु के सीएम कौन है, एम के स्टालिन। हाल ही में यहाँ पर 30 दिसंबर 2024 को इस ब्रिज का उद्घाटन किया है एम के स्टालिन ने। आइए चलते हैं इस पुल के बारे में देख लेते हैं ये कैसा बना है पुल। यहाँ पर देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं, ये एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पुल का उद्घाटन किया है। और ये कांच का पुल बना हुआ है जो पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्थान से उस स्थान पर जाने के लिए, जो कि यहाँ पर एक स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा बनी हुई है, काफी ऊंची प्रतिमा जो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा बनी हुई है। तो इस छोर से उस ओर तक जाने के लिए ये काफी ज्यादा आकर्षक देखने में लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ से देश विदेशों से, भारत देश से तो जाएंगे ही घूमने, विदेशों से भी यहाँ पर आएंगे घूमने।
लोग यहाँ पर देख रहे हैं समुद्र है और यहाँ पर ये पुल जो है समुद्र में ही बनाया गया है, यहाँ से लेकर वहां, क्योंकि पहले यहाँ से वहां तक जाने के लिए यानी बोट का प्रयोग करते थे, नाव का प्रयोग करते थे, लेकिन अब नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पुल के माध्यम से मतलब जा सकेंगे, जितने भी पर्यटक यहाँ पर जाएंगे वो पुल के माध्यम से जा सकेंगे। और ये कांच का बना हुआ है, तो ये बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। आइए चलते हैं रात में इसका नज़ारा देखने को मिलता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से इसका नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये एक प्रकार से ये टेम्पल है और इस टेम्पल से यहाँ से ये देख रहे हैं ये पुल जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये इसकी डेकोरेशन देख रहे हैं, लाइटिंग कितनी अच्छी है। और ये नीचे देख रहे हैं पानी है, यहाँ पर ये समुद्र है, इस पार से उस पार जाने के लिए पुल बनाया गया है, वो भी कांच का बना हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं ये स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है, ये स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा अर्थात इस प्रतिमा तक पहुंचने के लिए ये मार्ग बनाया गया है। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। अर्थात समंदर पर बना देश का पहला कांच का पुल, जो कि कितने 70 मीटर लंबा है, 77 मीटर क्या है लंबा है, और 10 मीटर चौड़ा है। 10 मीटर क्या है यह चौड़ा है। यह पुल लोगों को पूरी सुरक्षा के साथ एक अलग ही तस्वीर देखने का मौका देगा। यानी यहाँ ये पुल जो है एक अलग ही नज़ारा यहाँ से दिखाई देगा और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। तस्वीर देखने का मौका देगा, जहाँ वो ब्रिज से विवेकानंद अर्थात स्वामी विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुवर प्रतिमा, ये जो प्रतिमा है, प्रतिमा को देख सकते हैं यहाँ से और आराम से उस प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। साथ ही वो जब सूरज उदय होता है तो वहां का नज़ारा देखने को मिलेगा और सूर्यास्त का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। सूर्यास्त का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पर कांच के पुल से नीचे देखने पर उन्हें बहुत समुंदर दिखाई देता है, बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। कांच के ऊपर से पुल से अगर नीचे देखेंगे चारों ओर का नज़ारा देखने पर बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका वेप्स WAVES अर्थात वाप्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी अभी हुआ नहीं बल्कि होने वाला है। 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक 2025 में जो ये शिखर सम्मेलन होना है वो भारत में कहाँ आयोजित होगा? भारत में कहाँ आयोजित होगा? जो 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक जो ये वेप्स 2025 का शिखर सम्मेलन होना है, तो वो भारत में कहाँ आयोजित होगा? ये आपका प्रगति मैदान में नई दिल्ली में, या फिर भारत मंडपम नई दिल्ली में, या फिर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में, या फिर विज्ञान भवन नई दिल्ली में। तो जल्दी से आंसर दीजिए, बताइए कि कहाँ पर ये जो शिखर सम्मेलन होना है वेप्स 2025 का शिखर सम्मेलन होना है। तो भारत में यहाँ पर बताया गया सभी में दिल्ली दिया हुआ है, अर्थात दिल्ली में ही होना है। और दिल्ली के कौन से स्थान पर होना है? जो कि 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच शिखर सम्मेलन होना है। तो कहाँ पर होना है? आंसर दीजिए जल्दी से। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देख रहे हैं भारत मंडपम नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में ये वेप्स 2025 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जो कि 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक रहेगा। चलिए देख लेते हैं भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत में 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2025 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, अर्थात इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025 का
की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में ही ये शिखर सम्मेलन होगा, जो एक प्रकार से इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 31 दिसंबर 2024 को 31 दिसंबर 2024 को एनपीसीआई एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे के लिए व्हाट्सएप पे के लिए जो पेमेंट किया जाता है, व्हाट्सएप से पेमेंट किया जाता है, तो उसके लिए कौन सा बदलाव घोषित किया है? व्हाट्सएप सभी लोग, भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सभी लोग, जो ये प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है, तो व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर एक यहाँ पर एनपीसीआई ये लागू किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं जो पे, जैसे कि हम गूगल पे करते हैं और यहाँ पर देखते हैं गूगल पे, फोन पे इत्यादि करते हैं, तो व्हाट्सएप से भी हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ बदलाव किए गए हैं व्हाट्सएप पे। कौन से बदलाव किए गए हैं? चलिए ये देखते हैं। नए भुगतान फीचर्स की शुरुआत की गई है, या फिर यूपीआई यहाँ पर देखिए यूपीआई पहले से ही चल रहा है। यूपीआई उपभोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को हटाना ये किया गया है, या फिर लेन देन सीमा का कार्यान्वयन हुआ है, या फिर व्हाट्सएप पे के लिए यूपीआई सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। व्हाट्सएप पे जो पे किया जाता है व्हाट्सएप से, इसकी सेवाओं के लिए जो यूपीआई है, तो यूपीआई के सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। आखिर ऐसा क्या किया गया है? तो यहाँ पर आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा। यूपीआई उपभोगकर्ता जो हैं उनके लिए ऑनबोर्डिंग सीमा को हटाया गया है यहाँ पर यूपीआई उपभोगकर्ताओं के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं यूपीआई उपभोगकर्ताओं, बेस द करेक्ट ऑप्शन है आपका। यहाँ पर यूपीआई उपभोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को हटाना, यहाँ पर ये कार्य हुआ है। यहाँ पर ये चेंजमेंट अर्थात बदलाव किया गया है। देखते हैं कब हुआ है। 31 दिसंबर 2024 को 31 दिसंबर 2024 को एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआई उपभोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को समाप्त कर दिया है, जिससे यह अपनी 500 मिलियन से अधिक भारतीय उपभोगकर्ता आधार को सेवा प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार से व्हाट्सएप पे कुछ बदलाव किए गए हैं। कौन से बदलाव किए गए? जो यूपीआई पेमेंट हम करते हैं इसके लिए जो यहाँ पर अनबोर्डिंग सीमा जो थी, तो यहाँ उपभोगकर्ताओं से ये हटाया गया है, जिसके कारण से ये 500 मिलियन से अधिक भारतीय उपभोगकर्ताओं के आधार को सेवा प्रदान कर सकता है। तो ये इस प्रकार से व्हाट्सएप पर ये चेंजमेंट किया गया है। कब किया गया है? तो ये 31 दिसंबर, क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 2024 को किया गया है। कब किया गया है ये यूपीआई पर? तो ये 31 दिसंबर 2024 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप पेमेंट यहाँ पर जो होता है, तो व्हाट्सएप पेमेंट पर ये इस प्रकार से ये जो यूपीआई है, ये इसमें बदलाव किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर देख रहे हैं इसरो जो कि अंतरिक्ष केंद्र है भारत का, बहुत ही महत्वपूर्ण इसरो जो है अंतरिक्ष केंद्र है, बेंगलोर में स्थित है। यहाँ पर देख रहे हैं इसरो के द्वारा जो PSLV, यहाँ पर देख रहे हैं PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो लॉन्च किया गया है 30 दिसंबर 2024 को, तो ये जो लॉन्च किया गया है इसरो के माध्यम से लॉन्च किया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर ये जो अंतरिक्ष केंद्र से PSLV छोड़ा गया है C60, इसका ये जो मिशन है, तो ये इस मिशन का
PSLV C60 मिशन का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए जल्दी से। ए है आपका चंद्रमा पर मानव मिशन लॉन्च करना, चंद्रमा पर मानव मिशन लॉन्च करना, या फिर बी है आपका अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना, अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना, या फिर सी है आपका अंतरिक्ष विकिरण के प्रभावों का अध्ययन करना, या फिर डी है आपका एक नए संचार उपग्रह को तैनात करना। तो चलिए जल्दी से ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। बताएं कि चंद्रमा पर मानव मिशन लॉन्च करना, आखिर जो PSLV इसरो के द्वारा PSLV C60 मिशन लॉन्च किया गया है, तो आखिर इसे भेजने अर्थात इसे छोड़ने का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जल्दी से बताइए। इसका उद्देश्य है, इसमें देखते हैं बेस द करेक्ट ऑप्शन, इसका बेस द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर देख रहे हैं अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। इसका PSLV C60 मिशन लॉन्च किया गया है। अब ये बताइए कब लॉन्च किया गया है? तो 30 दिसंबर 2024 को, 30 दिसंबर 2024 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, क्योंकि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर किसके द्वारा, ये जो यहाँ पर PSLV C60 मिशन जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये इसरो के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर है अंतरिक्ष डॉकिंग। बेस द करेक्ट ऑप्शन है आपका अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसरो के द्वारा PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में 2 छोटे अंतरिक्ष यानों, जिसमें कि मतलब पृथ्वी कितनी गोलाकार है, किस प्रकार की है, किस आकार की है, इसका ये इस मिशन का जो उद्देश्य है कि पृथ्वी हमारी किस आकार की है, और ये सभी जगह से ये जानकारी हासिल करेगी, जिसमें कि बताया गया पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में 2 छोटे अंतरिक्ष यानों, जिसमें कि SDX-01 जिसे चेसर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है SDX-02। इसे याद रखेंगे। ये जो PSLV C60 के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इसमें 2 अंतरिक्ष यान जो है, तो 2 कक्षा हैं इसमें, गोलाकार 2 कक्षा, एक है चेसर और एक है टारगेट। एक है चेसर और एक है टारगेट, जिसमें कि जो चेसर है पहला है, तो ये है SDX-01 और दूसरा है SDX-02, जिसे SDX-01 को चेसर कहा जाता है और दूसरे का नाम है SDX-02 का नाम है टारगेट। का उपयोग जो है करके अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना है। अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना है कि पृथ्वी जो है इसका गोलाकार, इसका आकार कैसा क्या है, ये जानकारियां इससे हासिल करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहां पर देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेली जाती है? तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर टेस्ट क्रिकेट, या अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट हुआ है, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। ये भारत और किस देश के बीच मतलब खेली गई है? तो ये ट्रॉफी किस देश के बीच खेली गई है? तो यहाँ पर देख रहे हैं किसने, इंग्लैंड के साथ, भारत और इंग्लैंड के साथ, या फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ, या फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ, या फिर भारत और न्यूजीलैंड के साथ। तो जल्दी से ऑप्शन, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप। सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेली गई है। चलिए यहां पर देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बीच, यहां पर 30 दिसंबर 2024 को, कब? 30 दिसंबर 2024 को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट में किस क्षेत्र में खेली जाती है? क्रिकेट में। तो क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन भारत पर
184 रनों से दर्ज किया गया है, मतलब जीत लिया है कितने, 184 रनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमंत मुदप्पा। हेमंत मुदप्पा जो है ने किस खेल अर्थात किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाला पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है जो हेमंत मुदप्पा है, ये हेमंत मुदप्पा जो है ये एक प्रकार से कौन सा खेल खेलते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं 15 राष्ट्रीय खेल खिताब जीतने का एथलीट रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो किस खेल से संबंधित हैं, आखिर ये कौन सा खेल खेलते हैं, किस खेल में इन्होंने 15 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बैडमिंटन है, फुटबॉल है, या फिर मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग है, या फिर टेनिस है। जल्दी से आंसर दीजिए, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, और कौन सा आपका सही होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। हेमंत मुदप्पा ने, देखते हैं यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग के लिए अर्थात ये मोटरसाइकिल रेसिंग करते हैं। कौन, ये हेमंत मुदप्पा, इन्होंने 15 खिताब जीते हैं। किस क्षेत्र में, किस खेल से संबंधित हैं, तो ये मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग, जैसे कुछ लोग हैं जो साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग रेसिंग होती है, और कुछ मोटरसाइकिलिंग रेसिंग होती है। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग हुई है, जहां पर हेमंत मुदप्पा ने 15 खिताब जीते हैं इस खेल से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में हेमंत मुदप्पा ने 29 दिसंबर कब जीता है। यहाँ पर देखिए 29 दिसंबर 2024 को मद्रास इंटरनेशनल सर्किट MIC में आयोजित FMSCI भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 के चौथे और अंतिम राउंड में अपना 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। किसने, हेमंत मुदप्पा ने कहां पर, तो ये मद्रास चेन्नई, ये तमिलनाडु में ही इन्होंने जीता है। चलिए तो बस ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठंड काफी ज्यादा है, आज ठंड काफी ज्यादा है। तो ये जो हम आपको 1 जनवरी और 2 जनवरी 2025 के क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर्स की क्लास आपकी अब डेली चलने वाली है, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी सभी बहन भाइयों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही मेन फैक्ट हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल हैं। बस यहीं तक। हमारी चैनल जो है स्टडी वेल 77, इसे सब्सक्राइब करें, और हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, हमारे इस क्लास को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी। बाद में बताना कि जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो ये कितने हेल्पफुल हैं ये क्वेश्चन और कितने नहीं। यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। बस धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।